मित्रों नमस्कार। हमारे साथ अजय सर हैं। हम लोग लगातार चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में चर्चा करते आ रहे हैं। हम लोगों ने सेल्यूकस निकेटर के बारे में अजय सर से जाना कि उन्होंने काबुल, कंधार, हेरात, मकरान नामक जो 4 प्रांत थे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दिए और बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी दिए और उनकी जो पुत्री थी उनसे चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था, जिनका नाम कार्नेलिया बताया जाता है। यूनानी इतिहासकार एपियानस का स्टेटमेंट है, आप गूगल में देख लीजिएगा। तो एपियानस लिखता है कि सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित हुए, परंतु उन्होंने यह बात का भी जिक्र किया किसने किसकी पुत्री के साथ विवाह किया यह अज्ञात है। यह एक जांच का विषय है, लेकिन वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। कुछ इतिहासकार मानते हैं इस बात को कि चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर की पुत्री कार्नेलिया के साथ विवाह चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ था। कुछ इतिहासकार इस बात को नहीं भी मानते हैं, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि वैवाहिक संबंध स्थापित हुए थे। यह अंडरस्टूड है कि वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था आपका। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक बहुत बड़ा राजदूत भी आया जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसका नाम था मेगास्थनीज, और मेगास्थनीज द्वारा एक पुस्तक लिखी गई इंडिका। बहुत बड़ा सोर्स भी है आपका कि अगर आपको चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को समझना पड़े तो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य को समझाने के लिए मेगास्थनीज की एक जो पुस्तक इंडिका है उसका आप अध्ययन कर सकते हैं। आप अगर देखिएगा इंडिका मूल में जल चुकी है या मूल में नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ अंश हैं। जैसे कि आपको मैं बता रहा हूँ कि इंडिका पुस्तक में पाटलिपुत्र को पालीबोथरा कहा गया। पालीबोथरा आप देखिएगा, आपको लगेगा जैसे कि आप देखिए यूनान में भी अभी भी अस का यूज ज़्यादा होता है, अस का अम का यूज ज़्यादा होता है। जैसे कि हिमालय पर्वतमाला को कहा कि इनके उत्तर में हिमोडस पर्वतमाला है। अच्छा, हिमोडस समझिए आप, देखिए हिमोडस यूनानी भाषा का पार्ट है। अच्छा। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 जातियों में बांटा। ये पूरा अगर आप मेगास्थनीज इंडिका का जो भी खंड है उसको जब आप पढ़िएगा तो पूरा राजनीतिक परिदृश्य समझ में आएगा, आपका वहाँ की सामाजिक व्यवस्था पता चलेगी। तो ये सब चीज़, और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण तथ्य छूटा था पिछले वीडियो में, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे चाणक्य। चाणक्य इक्वल टू कौटिल्य, कौटिल्य इक्वल टू विष्णुगुप्त। तो 3 नाम जरूर याद रखिएगा। विष्णुगुप्त बचपन का नाम है, कौटिल्य चूंकि वो कुटिल ब्राह्मण थे, बहुत तेज तरह ब्राह्मण थे, तो कौटिल्य नाम पड़ गया। और चाण उनके पिता का नाम था, तो चाण से चाणक्य नाम पड़ गया। अर्थशास्त्र पुस्तक जो आप देख रहे हैं भारतीय इतिहास में, अर्थशास्त्र पुस्तक वो एडम स्मिथ वाली नहीं, ये अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी तो चाणक्य ने। और चाणक्य ने इस अर्थशास्त्र पुस्तक में कोई धन का विज्ञान ये नहीं है, यह पुस्तक यह विशुद्ध राजनीति विज्ञान की पुस्तक है। कि राजा के रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, जनता के प्रति उनका क्या क्या उत्तरदायित्व हो सकते हैं, ये सारी बातों का वर्णन चाणक्य ने बहुत ही अच्छे अंदाज में किया है। बिल्कुल पॉलिटिकल साइंस की पुस्तक। कौटिल्य की पुस्तक कभी भी अगर आपको पढ़ना पड़े, जिसका नाम आपको बताया मैंने अर्थशास्त्र, यह विशुद्ध राजनीति शास्त्र की पुस्तक है। राजनीति शास्त्र में भी राजा के कर्तव्य को ज़्यादा वेरीफाई किया गया, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन राजा के कर्तव्य के बारे में कि राजा कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का लिबरल होना चाहिए, क्रूर होना चाहिए, वो सारी बातों का जिक्र किया गया है कि ना तो वो लिबरल हो ना वो क्रूर हो, वो एक मीडियम का रास्ता लेकर के चले। तो चाणक्य एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सही अर्थों में अगर कहा जाए तो मौर्य वंश की जो नींव पड़ी उसमें चाणक्य का योगदान है। बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य को गद्दी पर बैठाने वाला एक ही शख्स है, जो नाम है कौटिल्य, जो नाम है चाणक्य, जो नाम है विष्णुगुप्त। नंद वंश का उन्होंने विनाश किया और मौर्य वंश का उन्होंने क्या सूत्रपात किया, स्थापना करवा दिया। वो इतिहास कभी जब आप नंदों का इतिहास पर जब आप बात करना चाहेंगे तो नंदों की इतिहास, नंद कैसे उसका नंद वंश को उखाड़ फेंकने का काम कौटिल्य साहब कर रहे हैं, उसका एक अच्छा सा वीडियो बन सकता है। मैं चाहूँगा कि कभी आप उस पर ही बात करें। तो चलिए, आज हमारे साथ मौर्य साम्राज्य के बारे में इतनी मधुर जानकारी, इतनी अच्छा एक चीज़ और समझ ही लिया जाए तो इस वीडियो का अंत हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय भी समझ लिया जाए। चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म में दीक्षित हो गए थे, और उस वक्त जैन धर्म के एक बहुत बड़े साधु हुआ करते थे जिसका नाम था भद्रबाहु। भद्रबाहु के साथ वो जैन भिक्षुक बन गए। लगभग 298 BC के आसपास का पीरियड है।
298 BC में वो श्रवण बेलगोला कर्नाटक गए, जहाँ सल्लिखन के माध्यम से, जैन धर्म में एक सिस्टम है सल्लिखन, संतरा भी मतलब कहते कि हैं आप उपवास करके अपने शरीर का त्याग कर देना, बिना पानी पिए बिना भोजन किए अपने शरीर का त्याग कर देना, ये सल्लिखन है। तो सल्लिखन प्रोसेस करके चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा अपना जीवन को त्याग दिया गया। वो उनकी समाधि वगैरह भी आपको वहीं पर मिल भी जाएगी। और यह तो इस कथा तरह से भी है कि 298 BC में चंद्रगुप्त मौर्य का डेथ हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठा है। और यह भी कथा मिलती कि उस समय मगध क्षेत्र में 12 वर्षों तक अकाल पड़ा था। नहीं, ये भी कहानी है, जिस कारण से उस कहानी का पार्ट अलग है, वो आपको बुद्ध काल में है। तो लेकिन भद्रबाहु जो है वो कभी जैन धर्म पर बात होगा तो जैन धर्म में ये चीज़ आ जाएगा। तो चलिए, इतनी विस्तार से अजय सर मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी देते आ रहे हैं, और अब तक इन्होंने जितनी भी जानकारियाँ दी उसके लिए इनका हृदय की अंततः से धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। चलिए अगले वीडियो में फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार।